Welcome to UPSC Civil 360. Today we are going to discuss polity from the Udan magazine of PW Only IS. इस वीडियो का नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक. आज की हमारी चर्चा भारत की एग्जीक्यूटिव बॉडी पर केंद्रित होगी. हम विशेष रूप से प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, उनकी पावर्स और फंक्शंस को समझेंगे. बिल्कुल. और साथ ही यूनियन और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के स्ट्रक्चर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी विश्लेषण करेंगे. ये टॉपिक यूपीएससी और स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मतलब सुपर इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल. हम सोर्स मटेरियल में दिए गए हर आर्टिकल, प्रोविजन और फैक्ट को सिस्टमैटिकली देखेंगे ताकि एग्जीक्यूटिव सिस्टम की एक क्लियर पिक्चर मिल सके. चलिए तो शुरू करते हैं. भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है. हाँ, प्रेसिडेंट और गवर्नर तो नॉमिनल हेड्स होते हैं. एग्जैक्टली. तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं. प्राइम मिनिस्टर से संबंधित आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 74, 75, 77, 78 और 88. हाँ, ये आर्टिकल्स यूनियन एग्जीक्यूटिव के कामकाज की नींव रखते हैं. इसमें भी मेरे हिसाब से आर्टिकल 78 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. राइट. वो पीएम और प्रेसिडेंट के बीच कम्युनिकेशन लिंक को डिफाइन करता है. बिल्कुल. अच्छा, अब चीफ मिनिस्टर से संबंधित आर्टिकल्स को देखें तो वो हैं आर्टिकल 163, 164 और 167. यहाँ हम यूनियन और स्टेट लेवल पर एक पैरेलल स्ट्रक्चर देख सकते हैं. मतलब जो भूमिका पीएम की प्रेसिडेंट के प्रति है वैसी ही भूमिका सीएम की गवर्नर के प्रति है. हाँ, लगभग वैसी ही, कुछ अंतरों के साथ जिन्हें हम आगे देखेंगे. ठीक है. तो अब हम पीएम और सीएम के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की तुलना करते हैं. पहला पैरामीटर है अपॉइंटमेंट एंड ओथ. आर्टिकल 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और आर्टिकल 164 कहता है कि चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करेंगे. लेकिन इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं ना. हाँ, बिल्कुल. पहली बात तो ये कि संविधान में पीएम या सीएम की अपॉइंटमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है. कन्वेंशन ये है कि मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को ही अपॉइंट किया जाता है. और अगर किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती तब प्रेसिडेंट या गवर्नर अपने पर्सनल डिस्क्रेशन का उपयोग कर सकते हैं. लेकिन अपॉइंट किए गए पीएम या सीएम को 1 महीने के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करना होता है. अच्छा, और अगर पीएम या सीएम की अचानक मृत्यु हो जाए और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो तो प्रेसिडेंट या गवर्नर अपने इंडिविजुअल जजमेंट का उपयोग करते हैं. एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्या पीएम या सीएम को किसी खास हाउस से होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं. वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस से हो सकते हैं. और अगर कोई मेंबर ना हो तो एक नॉन मेंबर भी अपॉइंट हो सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर इलेक्ट होना पड़ता है. ठीक है. और अंत में प्रेसिडेंट या गवर्नर उन्हें ऑफिस और सीक्रेसी की ओथ दिलाते हैं. एग्जैक्टली. अगला पैरामीटर है टर्म. पीएम का टर्म फिक्स्ड नहीं है. वो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक पद पर रहते हैं. और सीएम का टर्म भी फिक्स नहीं है. वो गवर्नर के प्लेजर तक पद पर रहते हैं. तो ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर का व्यवहारिक अर्थ क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है जब तक उनके पास लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुमत का समर्थन है. बहुमत गया तो प्लेजर भी गया. समझ गया. और तीसरा पैरामीटर सैलरी. पीएम की सैलरी पार्लियामेंट द्वारा तय की जाती है. और सीएम की सैलरी स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा. हाँ, बिल्कुल. चलिए अब पीएम और सीएम के पावर्स एंड फंक्शंस को देखते हैं. सबसे पहले रोल इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या सीओएम. वो मिनिस्टेरियल अपॉइंटमेंट्स की रेकमेंड करते हैं, पोर्टफोलियोज एलोकेट और रीशफल भी करते हैं. इतना ही नहीं, वो किसी भी मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए कह सकते हैं या प्रेसिडेंट या गवर्नर को उनकी डिसमिसल की सलाह दे सकते हैं. वो काउंट की मीटिंग्स की अध्यक्षता भी करते हैं और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, पीएम या सीएम का रेजिग्नेशन या डेथ, उससे पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व हो जाता है. अच्छा. हाँ, इससे पता चलता है कि वो सीओएम के मतलब केंद्र बिंदु है. बिल्कुल सही. अब एडिशनल पावर्स पर आते हैं. पार्लियामेंट के साथ पीएम के पावर्स. वो प्रेसिडेंट को सेशन समन या प्रोरोग करने की सलाह देते हैं. और लोकसभा को डिसॉल्व करने की रेकमेंड भी कर सकते हैं. जी. और हाउस में गवर्नमेंट पॉलिसीज की घोषणा भी वही करते हैं. और स्टेट लेजिस्लेचर के साथ सीएम के पावर्स भी लगभग सेम है. गवर्नर को सेशन समन या प्रोरोग करने की सलाह देना, असेंबली को डिसॉल्व करने की सलाह देना और हाउस फ्लोर पर पॉलिसीज की घोषणा करना. इसके अलावा अदर रोल्स ऑफ पीएम भी हैं. हाँ, वो नीति आयोग, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल और नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल के चेयरमैन होते हैं. वो फॉरेन पॉलिसी को भी शेप करते हैं. चीफ गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन होते हैं, क्राइसिस मैनेजर और रूलिंग पार्टी के लीडर भी. इसी तरह सीएम के भी अदर रोल्स हैं. वो स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन होते हैं और जोनल काउंसिल के वाइस चेयरमैन. हाँ, रोटेशनल बेसिस पर. साथ ही इंटरस्टेट काउंसिल और नीति आयोग के मेंबर भी होते हैं. और स्टेट लेवल पर वो स्पोक्सपर्सन, क्राइसिस मैनेजर और स्टेट सर्विसेज के पॉलिटिकल हेड होते हैं. बिल्कुल. अब रिलेशंस विद नॉमिनल हेड को समझते हैं. पहले पीएम विद द प्रेसिडेंट. इसमें 3 आर्टिकल्स बहुत जरूरी हैं. आर्टिकल 74 कहता है कि पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करते हैं जो प्रेसिडेंट को सलाह देती है और प्रेसिडेंट पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, लेकिन अंतिम सलाह मानने के लिए बाध्य हैं. एग्जैक्टली. फिर आर्टिकल 75 जो अपॉइंटमेंट से जुड़ा है. मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट के प्लेजर तक पद पर रहते हैं और सीओएम लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है. और आर्टिकल 78? आर्टिकल 78 पीएम के कर्तव्यों के बारे में है. कॉम के डिसीजंस और लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स के बारे में प्रेसिडेंट को सूचित करना. और पीएम, अटॉर्नी जनरल, सीएजी, यूपीएससी चेयरमैन जैसे प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति पर भी प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं. जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी पावर है. अब सीएम विद द गवर्नर को देखें. यहाँ भी आर्टिकल्स पैरेलल हैं. आर्टिकल 163, 164 और 167 सब कुछ वैसा ही है, बस एक बड़ा अंतर है.
और वो क्या है? आर्टिकल 163 में गवर्नर को कुछ मामलों में अपने डिस्क्रिशन पर कार्य करने की शक्ति दी गई है। प्रेसिडेंट के पास ये शक्ति नहीं है। अच्छा, ये एक की डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी पीएमओ की। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट में सपोर्ट करता है। ये एक तरह से पीएम का एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सिस्टम है। इसका काम विभिन्न डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज के ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करना और पॉलिसी मैटर्स पर सलाह देना है। एनएससी भी। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को 1998 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा स्थापित किया गया था। बिल्कुल। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर्स फंड्स पर। 3 प्रमुख फंड्स हैं। पहला है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड यानी PMNRF। इसे 1948 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया गया था। जी, और अब ये प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों की मदद और मेडिकल एक्सपेंसेस पर केंद्रित है। इसके डोनेशंस पर 100% टैक्स रिडक्शन मिलता है। दूसरा है नेशनल डिफेंस फंड। ये 1962 में साइनो इंडियन वॉर के बाद स्थापित हुआ। पीएम इसके अध्यक्ष हैं और ये पब्लिक वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस पर चलता है। और इसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी 100% टैक्स डिडक्टेबल है। हाँ, सेक्शन 80G के तहत। और तीसरा पीएम केयर्स फंड। ये मार्च 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 पैंडेमिक के जवाब में बनाया गया था, जो विभिन्न इमरजेंसी सिचुएशंस को एड्रेस करता है। अब कुछ स्कॉलर्स के विचार और रोचक तथ्य देखते हैं। रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय स्कॉलर्स। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सर विलियम वर्नर हकर्ट ने पीएम को अ मून अमंग लेसर स्टार्स कहा था। और आइवर जेनिंग्स ने कहा इज द सन अराउंड विच प्लैनेट्स रिवॉल्व। लॉर्ड मॉली ने कहा इज प्राइमस इंटर पारेस एंड द कीस्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्च। प्राइमस इंटर पारेस मतलब फर्स्ट अमंग इक्वल्स। हर्बर्ट मॉरिसन ने भी प्राइमस इंटर पारेस कहा, लेकिन एक स्ट्रॉन्गर रोल के साथ। पर R.H. क्रॉसमैन ने कहा कि कैबिनेट गवर्नमेंट अब प्राइम मिनिस्टोरियल गवर्नमेंट में बदल गई है। और हम्फ्री बर्कली के अनुसार पीएम के पास सुपर मिनिस्टेरियल पावर्स हैं, जो डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो सकता है। बिल्कुल। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तो कहा था कि पीएम की भूमिका प्रेसिडेंट से भी बढ़कर है और यूएस प्रेसिडेंट के समान है। ये दिखाता है कि पीएम की शक्ति को लेकर विचारों में कैसे विकास हुआ है। अब कुछ फैक्ट्स अबाउट इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स। सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, 1947 से 1964 तक। और दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली थी इंदिरा गांधी। पहले नॉन कांग्रेस पीएम थे मोरारजी देसाई। उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी मिला था। हाँ, निशान-ए-पाकिस्तान। वो पहले भारतीय पीएम थे जिन्हें ये मिला। सबसे युवा भारतीय पीएम थे राजीव गांधी। और साउथ इंडिया से पहले पीएम PV नरसिम्हा राव। एक और फैक्ट, इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य रहते हुए पीएम बनने वाली पहली व्यक्ति थी। और गुलजारी लाल नंदा 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने। यहाँ एक UPSC 2012 का नोट है। अपॉइंटमेंट के समय प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर होना जरूरी नहीं है। हाँ, पर उन्हें 6 महीने के अंदर मेंबर बनना होगा। ये पॉइंट बार-बार आता है एग्जाम्स में। अब उन चीफ मिनिस्टर्स की सूची जो बाद में प्राइम मिनिस्टर्स बने। इसमें 6 नाम हैं। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, VP सिंह, PV नरसिम्हा राव, HD देवेगौड़ा और नरेंद्र मोदी। अब आते हैं यूनियन एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखिए, पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग द्वारा इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 में शुरू किया गया था। और यूके में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कन्वेंशन बेस्ड है, जबकि भारत में ये संविधान में कोडिफाइड है। बिल्कुल सही। अब इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखते हैं। आर्टिकल 74 यूनियन कोएम के लिए है और आर्टिकल 163 स्टेट कोएम के लिए। यहाँ 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 बहुत जरूरी है। हाँ, इसके अनुसार मिनिस्टर्स की कुल संख्या पीएम या सीएम सहित लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ये UPSC 2022 में भी पूछा गया था। और राज्यों में मिनिस्टर्स की संख्या CM सहित 12 से कम नहीं होगी। इसी अमेंडमेंट में ये भी है कि डिफेक्शन के आधार पर डिस्क्वालिफाइड सदस्य को मिनिस्टर के रूप में भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। आर्टिकल 88 और 177 के अनुसार एक मिनिस्टर दोनों हाउसेस की प्रोसीडिंग्स में बोल सकता है और भाग ले सकता है। लेकिन वोट केवल उसी हाउस में कर सकता है जिसका वो मेंबर है। और जो व्यक्ति किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, वो अधिकतम 6 महीने के लिए मिनिस्टर बन सकता है। ये भी UPSC 2020 का सवाल था। अब यूनियन और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तुलना करते हैं। जी। हेड तो PM और CM होते हैं। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट और गवर्नर द्वारा PM और CM की सलाह पर। ओथ भी प्रेसिडेंट और गवर्नर दिलाते हैं। सैलरी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा निर्धारित होती है। टेन्योर मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट्स प्लेजर या गवर्नर्स प्लेजर तक पद पर रहते हैं। हाँ, ये UPSC 2013 में आया था। और सबसे जरूरी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोकसभा के प्रति यूनियन कोएम की और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति स्टेट कोएम की। एक मुख्य अंतर डिस्कशन में है ना? हाँ, प्रेसिडेंट कोएम की सलाह पर कार्य करते हैं, जबकि गवर्नर कुछ मामलों में अपने डिस्क्रेशन का प्रयोग कर सकते हैं और दोनों ही मामलों में दी गई सलाह की जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती। अब आते हैं कलेक्टिव वर्सेस इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। दोनों काउंसिल्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत पर काम करती हैं। इसका मतलब है कि वो एक टीम के रूप में काम करते हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने पर उन्हें रिजाइन करना पड़ता है। बिल्कुल, स्विम टुगेदर सिंक टुगेदर, ये UPSC 2018 में पूछा गया था। और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर PM या CM की सलाह पर किसी मिनिस्टर को हटा सकते हैं, भले ही उन्हें लेजिस्लेटिव कॉन्फिडेंस प्राप्त हो। अच्छा, और एक नोट है कि UK के विपरीत भारतीय मिनिस्टर्स के लिए लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई प्रावधान नहीं है। सही है।
अब बात करते हैं कैबिनेट एंड किचन कैबिनेट की। कैबिनेट एक छोटी बॉडी है जिसमें 15-20 मिनिस्टर्स होते हैं। जी, और इसे 44 CAA 1978 में परिभाषित किया गया था। ये डिसीजन मेकिंग के लिए अक्सर मिलती है। और किचन कैबिनेट? वो पीएम और उनके भरोसेमंद सहयोगियों का एक इनफॉर्मल ग्रुप है। ये इनर सर्कल की तरह काम करता है। ये फिनोमेना सिर्फ भारत में नहीं, यूएसए और ब्रिटेन में भी है। एक आखिरी रोचक तथ्य, कैबिनेट शब्द संविधान में केवल एक बार आता है। हाँ, आर्टिकल 352 की एक्सप्लेनेशन में, जिसे 44th अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया। फिर भी ये पॉलिसी, वॉर और इमरजेंसी डिसीजंस को स्टीयर करता है। बिल्कुल, ये मिनिमल कॉन्स्टिट्यूशनल फुटप्रिंट के साथ मैक्सिमम पावर का एक टेक्स्ट बुक केस है। तो आज की चर्चा में हमने प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भूमिका, शक्तियों और संवैधानिक स्थिति को विस्तार से समझा। हमने देखा कि कैसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम की नींव। और समाप्त करने से पहले सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाती हूँ। स्रोत में विद्वानों का उल्लेख है जो कैबिनेट गवर्नमेंट से प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट की ओर एक बदलाव देखते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आधुनिक राजनीति और मीडिया में कौन से कारक इस प्रवृत्ति को तेज कर सकते हैं और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत के लिए इसकी संभावित निहितार्थ क्या है।